हेलो एंड वेलकम टू ऑल। एवरग्रीन साइंस में आपका स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट और जेईई स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके मतलब टारगेट वहीं रहेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने के पहले ठीक है, सबसे पहला तो हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर से, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इसका हिस्ट्री क्या रहा है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्ट्री और उसके कुछ इवेंट्स है ना, इवेंट क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज़ को थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिस्ट्री की बात करूं तो बहुत साल पहले जब ह्यूमन बीइंग दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहता था। पहला हंटिंग ऑन एंड हैबिटेट्स, मतलब खाना के लिए क्या करता था, हंटिंग करता था, पेड़ पौधे से फल वगैरह खाता था या जानवरों को मारकर खाता था ह्यूमन। तो दूसरा जो था उनको रहने का, यही दो इम्पोर्टेंट चीज़ था, ठीक है। तो पहले के लोग, उसके बाद जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप हुआ ना, वैसे वैसे लोगों का क्या हुआ कि आपने सुना होगा ना, जैसे आयुर्वेदिक दवा है ना। तो आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है ना, वो ऐसा नहीं है कि अभी 100-2 साल में हुआ, नहीं, हजारों साल पहले जो लोग यहाँ पे रहते थे ना, उन्होंने जैसे कोई चोट लगा या कैसे कैसे आदमी बीमार हुआ, तो इस टाइप से वो अलग अलग ट्रीटमेंट जो है ना ढूंढ लिए थे इस चीज़ का, है ना। लेकिन उस ट्रीटमेंट कैसे करते थे, एनिमल या प्लांट्स वगैरह अलग अलग औषधि इन सब चीज़ों का यूज करते थे। वो लोग जानते थे, उनको एक्सपीरियंस था कि हाँ इससे ये ठीक हो जाता है ना। लेकिन उसके पीछे जो साइंस है ना, शायद उसके बारे में उन लोगों को अच्छे से पता नहीं था, है ना। जो हम साइंस मतलब अभी मॉडर्न में हम देखते हैं ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे, ये सब साइंस उन्हें नहीं पता था, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन वो 17वीं सेंचुरी में हुआ था और वो किया था निकोलस लैमरी। एक निकोलस लैमरी नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कंपाउंड्स को, आई एम नॉट टेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्चुअली ही क्लासिफाइड ऑल कंपाउंड्स इनटू 3 कैटेगरीज। पहला जो उन्होंने बोला वो बोला कि एनिमल, एंड द सेकेंड कंपाउंड कैटेगरी वाज एनिमल वेजिटेबल्स, एंड द थर्ड वाज मिनरल, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जितने कंपाउंड्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला कैटेगरी क्या था, एनिमल, और एनिमल मतलब वैसे कंपाउंड्स जिनको हम एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको उन्होंने इसमें रखा। और कुछ कंपाउंड्स को उन्होंने बोला कि ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, ओके। एंड द लास्ट वन वाज मिनरल्स, है ना। मिनरल्स को उन्होंने कुछ ऐसे कंपाउंड्स बताए कि ये कंपाउंड्स जो है सिर्फ और सिर्फ मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दोज कंपाउंड व्हिच कैन बी एक्सट्रैक्टेड ओनली थ्रू मिनरल्स, यू कैन से नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। तो उनको क्या बोला कि वो इस कैटेगरी में इन्होंने रखा। तो ओवरऑल कंपाउंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। तो ये तो था पहला क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स का। लेकिन थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ। तो उसके बाद जो हुआ, सेकंड जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूं, एंटोनी लेवॉइजर। आपने सुना होगा एंटोनी लेवॉइजर। हाँ, ये वही एंटोनी लेवॉइजर है, केमिस्ट्री वाले, जो 9th-10th में हमने पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, तो ये इन्होंने ही दिया था, है ना। तो एंटोनी लेवॉइजर ने, उन्होंने देखा कि भाई एनिमल के कुछ जो सब्सटेंस है ना, जो कंपाउंड्स जो हम एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, द सेम कंपाउंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेजिटेबल्स आल्सो, है ना। तो जो कंपाउंड हम एनिमल और वेजिटेबल से दोनों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो उसको क्या करेंगे, है ना। तो उन्होंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एनिमल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और वेजिटेबल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि तीनों कंपाउंड को 2 कैटेगरी में अब बांट दिया। मतलब उन्होंने 3 कैटेगरी बांटा था ना, अब उन्होंने क्या किया कि 2 ही कैटेगरी में बांटा। पहला वेजिटेबल और एनिमल को एक कैटेगरी में रखा,
और दूसरा मिनरल को दूसरा कैटेगरी में रखा। बस इन्होंने यही थोड़ा सा चेंज किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए सेल्यूलोज, आपको पता है ना सेल्यूलोज, शायद स्पेलिंग गलत हो सकता है। तो सेल्यूलोज जो होता है ना ये एनिमल में भी पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है ना। तो इसीलिए उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा। अब एक नए थ्योरी पे आते हैं और वो था, उसका नाम था वाइटलिज्म। तो वाइटलिज्म जो है इसको किसने प्रपोज किया था? पॉल, बार्थेज पॉल, बार्थेज पॉल, ठीक है ना। इन्होंने प्रपोज किया था। वाइटलिज्म एक ऐसा थ्योरी है। ये थ्योरी क्या बोलता है? इन्होंने क्या बोला कि देखिए भाई जो ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 3 चीजों से बना है, ठीक है ना। कैसा? पहला, सबसे पहले द बॉडी विच डीके अपॉन डेथ, मतलब जो कि डीके हो जाता है डेथ के बाद, है ना। दूसरा जो है सोल, आत्मा, जो हेवन में जाता है ना, मरने के बाद, मृत्यु के बाद। और तीसरा द प्रिंसिपल वाइटल, द प्रिंसिपल वाइटल। द प्रिंसिपल वाइटल क्या है? ये रिटर्न टू द यूनिवर्स, मतलब ये यूनिवर्स को रिटर्न आ जाता है। तो ये इन्होंने बताया था बार्थेज पॉल ने, ठीक है। तो ये तो थर्ड वाला था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। ओके, आई होप अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भैया काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ और वो था 1815 में जे बर्जेलियस। जे बर्जेलियस भाई क्या इन्होंने बोला कि देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। उस समय तक हो गया था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उस समय तक क्या बोला जाता था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो है ऑर्गेनिज्म उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया और उसका नाम है द वाइटल फोर्स थ्योरी। द वाइटल फोर्स थ्योरी इन 1815 में जे बर्जेलियस साहब ने थ्योरी दिया। उसका क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। देखिए थ्योरी क्या बोलता है। इनके अकॉर्डिंग, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये भाई साहब बोल रहे थे कि कोई भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक है वो उसको बनाने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दैविक शक्ति, यू कैन से दैविक शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो लैब में मतलब हम नहीं बना सकते उसको, है ना। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो उसके लिए क्या चाहिए? मिस्टीरियस फोर्स, एंड दैट मिस्टीरियस फोर्स वेर कॉल्ड वाइटल फोर्स, ठीक है ना। जो अभी पढ़ाया था ना उसी का एक्सटेंशन है ये। तो इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लैब, बट टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर इज ए नीड ऑफ मिस्टीरियस फोर्स विच इज बियॉन्ड ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो एक दैविक शक्ति से बनता है। तो इस तरह की इन्होंने बातें बोली ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। समझ में आया ना। अब उस समय तक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी बना नहीं था, कभी लैब में नहीं बना था, किसी ने बनाया नहीं था। तो इनका बात ठीक है, मान लिया गया कि भाई बहुत क्या बात बोला इन्होंने, बहुत अच्छी बात बोला, बहुत ज़बरदस्त बात बोला, ठीक है। जस्ट 13 ईयर्स लेटर, 13 साल बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या था? बर्जेलियस का थ्योरी था। मात्र 13 साल बाद आए एक साइंटिस्ट, उनका नाम था फ्रेडरिच मुलर। है ना। ये कब की बात है? 1828 की। इन्होंने बर्जेलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी की हवा निकाली,
कहने का मतलब ये है कि बर्जेलियस ने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं बना सकते, तो इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लैब में बना डाला। कैसे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। उन्होंने बोला था ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक दैविक शक्ति की जरूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? यूरिया था, है ना। तो याद रखिएगा, जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया वो कौन था? यूरिया था। किसने बनाया था? फ्रेडरिच वुलर ने, है ना। तो उन्होंने कैसे बनाया? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट देखिए क्या होता है, NH4CN, ठीक है। अमोनियम साइनेट को उन्होंने हीट किया, है ना। क्या किया? हीट किया। तो इससे क्या बना? ये रहा यूरिया। ये क्या है? यूरिया। ये क्या है? अमोनियम साइनेट है। और ये क्या है? यूरिया। फॉर्मूले में ऐसे होते हैं H2 को NH2, ऐसे याद करने के लिए, है ना। बचपन में ऐसे याद करते थे ना, है ना। तो इसको कैसे याद करेंगे? H2 को NH2, है ना। CO यहाँ पे है, NH2 NH2। देखिए जितना, जैसे यहाँ भी NH2 N2 है, उधर भी N2 है, इधर H4 है, उधर भी H4 है, और C1 है, C1 है, वो O1 है, ऑक्सीजन भी वहां 1 है। तो एकदम बढ़िया है। उसको क्या बोलते हैं? यूरिया। अब आप कहेंगे कि यूरिया कैसे, मतलब यूरिया है? तो देखिए यूरिया एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि हम जैसे हमारे यूरिन में क्या होता है? यूरिया होता है। तो यूरिया जो ऑब्टेन किया जाता था वो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन किया जाता था। तो बाय डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यूरिया तो ये नेचुरली ऑर्गेनिक सब्सटेंस से भी तो आ गया ना। तो ये थ्योरी क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, है ना। तो उसके बाद से बहुत सारे कंपाउंड्स बनने लगे लैब में, जो कि इस थ्योरी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, हवा निकाल दी थ्योरी की। कौन सा थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी। किसने दिया था? बर्जेलियस ने दिया था। किसने रिजेक्ट किया? फ्रेडरिच वुलर ने रिजेक्ट किया। पहला कंपाउंड क्या था जो बनाया गया? वो था यूरिया। किससे बनाया गया? अमोनियम साइनेट से। समझ रहे हो ना। तो ये बात याद रखना, ठीक है। मूविंग ऑन, ओके। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन अराइज होता है, फिर भी हमारा क्वेश्चन का भी जवाब नहीं मिला कि आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला क्या गया कि कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, मतलब सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? तो देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद में Cl साइनाइड, ठीक है। तो ये सब क्या है? HCl, ये क्या है? ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? CaCO3 नहीं, लेकिन कार्बन तो है ना। तो यहां पे भी उस डेफिनेशन की हवा निकल गई जहां पे ये बोला गया था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो फिर यहां पे हटा दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका बेटर डेफिनेशन क्या होना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? तो देखिए, तो फिर आया है कि ठीक है, कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए? कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। फिर बात देखा गया कि नहीं, इसका भी क्या है? इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। HCN, है ना। HCN एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन और कार्बन है तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए। मतलब ये भी डेफिनेशन उतना परफेक्ट नहीं है। हाँ, ये बहुत ज्यादा 98-99% सही है कि हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। यहाँ पे H जो है ना, इस टाइप से ये आयोनिक बॉन्ड होता है, यहाँ बहुत ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होता है, H+ रिलीज हो जाता है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होना चाहिए? कोवैलेंट कैरेक्टर टाइप का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है।
फिर बात आई कि क्या सच में हाइड्रोजन होना ही चाहिए, इसका भी एक्सेप्शन निकल गया। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हम मीथेन से रिएक्शन करा के बार बार क्लोरीन से Cl2 से CCl4 बनाते हैं, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होना चाहिए कि बीच में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है कि नहीं, लेकिन फिर भी इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के कैटेगरी में रखा जाता है ना, ये वाले CCl4 या CF4। तो ओवर ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन होना क्या चाहिए, कंफ्यूजन हो गया ना। एक्चुअली अगर सही मायने में देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन 100% कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता है अगर किसी चीज को। हाँ, एक बात तो पक्का है कि कार्बन मस्ट बी देयर, कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो पक्का है। उसके बाद दो चीज इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन 99% के केसेस में होना चाहिए। आप एक्सेप्शन देख लेना, एक्सेप्शन कहां देखेंगे, जहां पे हाइड्रोजन अगर कोवेलेंटली बॉन्डेड है, आयोनिक नहीं है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, है ना। लेकिन आयोनिक है जहां H+ बहुत आसानी से रिलीज हो जाता है और आयोनिक के फॉर्म में होता है, तो वहां चांसेस कम है ना। और उसके बाद में CCl4, देखो CCl4 है ना, यहाँ हाइड्रोजन भले ही नहीं है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या कि यहाँ कार्बन का जो आप ज्यादा है ना, प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, कार्बन का ज्यादा है। बहुत सारे कार्बन होते हैं, वो रिएक्ट करके CCl4 बनाते हैं, ठीक है ना। तो ओवरऑल एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, बस आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि जनरली हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव, है ना, जनरली हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये बेहतर डेफिनेशन है, कोई डेफिनेशन उतना 100% करेक्ट नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि आखिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका एक सेपरेट ब्रांच क्यों है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन इधर आता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। हमारे पास 118 एलिमेंट है, डिस्कवर्ड है पूरा। तो आखिर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन आखिर कार्बन ही क्यों, कार्बन के पास ही इतना क्यों कंपाउंड्स होता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड होता है, ठीक है ना। बाकी सब कंपाउंड इसके सामने पूरा भी मिला देना तो बहुत 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 छोटे पड़ जाते हैं, है ना। तो आखिर हम आज देखेंगे कि वाई कार्बन, ठीक है ना, कार्बन ही क्यों इतना ज्यादा कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाने का सबसे पहला जो रीजन है वो है टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। मतलब कार्बन हैज प्रॉपर्टी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन कार्बन CH4 की बात करते हैं, है ना। मीथेन आपको पता है, तो ये 4 बॉन्ड बनाता है, ये रहा और ये रहा और ये रहा। तो कार्बन कार्बन, देखिए हाइड्रोजन, ये सब सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। अब आते हैं इथेन, मीथेन और यहाँ पे इथीन की बात करते हैं, तो C2H4 हो जाता है। तो इसका देखिए C ऐसे डबल बॉन्ड H H H H। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। सिमिलरली वी कैन राइट कार्बन, यहाँ पे जो तीसरा एग्जाम्पल है कार्बन C2H2, मतलब हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, ठीक है ना। इथाइन हो गया ये। तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाया है कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया है। मतलब इसके पास प्रॉपर्टी होता है मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्म करने की, जो बहुत सारे एलिमेंट्स के पास उतना प्रॉपर्टी नहीं होता है,
लेकिन क्या यही प्रॉपर्टी एनफ है? तो आंसर है नो। इसके पास और भी एडिशनल प्रॉपर्टी होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या था? टेट्रावैलेंसी। तो आप वीडियो को पॉज करके या पीछे करके लिख सकते हैं। हाँ, तो जो सेकंड जो है वो काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ना। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? जो फर्स्ट तो था क्या था? टेट्रावैलेंसी। जो सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसके चलते मतलब वही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है मिलियंस ऑफ कंपाउंड कार्बन के फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए, लेकिन एक उससे पहले लिखते हैं, हम उसको थर्ड पॉइंट ले जाते हैं। सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब होता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते किसका इलेक्ट्रोनिगेटिव? कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है 2.58 और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन है और सबसे कम 0 नोबल गैसेस वगैरह है ना। तो इसका जो 2.58 है ना, ये लगभग दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 4 के बीच में। एक एवरेज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है इसका, है ना, जिसके चलते कार्बन जो है ना बाकी अदर्स एलिमेंट्स जो है ना उससे काफी जल्दी बॉन्ड बना लेता है ना। तो ये भी एक रीजन है। अब आते हैं थर्ड वाले पे जिसकी मैं बात कर रहा था। तो थर्ड जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है इतने ज्यादा कंपाउंड होने का। किसका? कार्बन का। कैटिनेशन को बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कार्बन से जुड़ गया, फिर कार्बन से जुड़ गया, फिर कार्बन से कार्बन ऐसे जुड़ते गया, ऐसे कार्बन ऐसे जुड़ते जाता है। मतलब कार्बन खुद कार्बन से लिंक होकर एक बहुत बड़ा चेन बना लेता है ना। तो ये प्रॉपर्टी इसके पास है, बाकी एलिमेंट्स के पास बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है? कार्बन के पास है। इसका भी रीजन है, मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए, कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रेट चेन बनाता है ना। आप लिख सकते हैं स्ट्रेट चेन। उस प्रॉपर्टी के कारण ये ब्रांच चेन भी बनाता है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। इसी प्रॉपर्टी के चलते ये साइक्लिक चेन भी बनाता है, ऐसे कार्बन। तो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड साइक्लिक चेन, ये तीनों का फॉर्म करता है कौन? कार्बन, ड्यू टू सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है ना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैटिनेशन प्रॉपर्टी अगर आप जैसे ये बताया तो आपका सवाल ये हो सकता है, सर सिलिकॉन जो है उसके भी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड क्यों नहीं बनाता है ना। तो रीजन ये है कि ठीक है, सिलिकॉन जो है 4 वैलेंस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी काफी कम है ना। वो ज्यादा दूर तक स्टे नहीं कर सकता। ये ब्रांच, चेन, साइक्लिक, ये इस टाइप का इसमें प्रॉपर्टी नहीं है जिसके चलते वो फॉर्म हो सके, है ना। तो सिलिकॉन पे देखिए, कार्बन में क्या होता है? 2s ओवरलैपिंग होता है, और सिलिकॉन में क्या होता है? 3s ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। तो आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां से आप जानेंगे कि 2s जो ओवरलैपिंग होता है ना, वो मोर इफेक्टिव होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना 3s के रेस्पेक्ट में। तो हर तरह से यहाँ कार्बन को एडवांटेज मिल रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको समझ में आया कि सबसे क्या था, पहला क्या था? टेट्रावैलेंसी। तो उसके बाद में क्या था? सेकंड क्या था? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और तीसरा क्या है? कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, है ना। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके चलते हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक सेपरेट ब्रांच मिला है। हम सेपरेटली पढ़ते हैं बाकी सब। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जहां बहुत सारे कंपाउंड हैं, वहां कार्बन भी है ना, लेकिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मेनली क्या है? कार्बन है। तो आपको समझ में आया ना इंपॉर्टेंस, कार्बन का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है वो होगा नोमेनक्लेचर पे। तो आप रेडी रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक फिर से मिलते हैं, धन्यवाद।